तो कल की क्लास में हमने सीखा था कि भाई टैली में कंपनी क्रिएट करने के बाद में जीएसटी को कैसे इनेबल करना है, जीएसटी की जो डिटेल्स हैं वो कैसे वहाँ पे फीड करनी है, कौन सा ऑप्शन क्यों होता है, कैसे होता है। तो ये सब जो है हम सीख चुके हैं F11 में जीएसटी इनेबलमेंट। अब बारी आती है लेजर क्रिएशन की, जैसे कि जो हमारे डेटर्स के लेजर हैं, क्रेडिटर के लेजर हैं, एक्सपेंस के लेजर हैं, जीएसटी के लेजर हैं, बैंक के लेजर हैं, तो इनको कैसे बनाना है। तो यहाँ पे डिटेल में इसके बारे में समझेंगे। हर एक चीज़ को आप ध्यान से ज़रूर देखना। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, कंपनी को लॉगिन करना पड़ेगा। लॉगिन करने के बाद में जो हमारा ये गेटवे ऑफ टैली है, जो कि मैंने आपको पहले बताया था कि इस स्क्रीन को गेटवे ऑफ टैली बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है गेटवे ऑफ टैली, जो कि कंपनी लॉगिन करने के बाद में आता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो ये ऑप्शन आपको दिख रहे हैं ना, ये ऑप्शन ही आपके काम के हैं। ठीक है, बाकी हम सब कुछ समझ चुके हैं कि भाई ये ऑप्शन क्यों होते हैं, कैसे होते हैं, इन सब के बारे में हम समझ चुके हैं। अब हमें लेजर क्रिएट करना है। तो लेजर होता क्या है, सबसे पहले ये समझ लीजिए लेजर क्या होता है। तो देखिए, जैसे कुछ भी काम हमें करना है, जैसे कि आपका एक जो आपका फ़ोन है, तो फ़ोन में आपने किसी को फ़ोन लगाना है, तो कैसे लगाएंगे, या तो आप नंबर डायल करेंगे। ठीक है, लेकिन आज की डेट में अधिकतर लोग क्या करते हैं, नंबर को सेव करके रखते हैं किसी के नाम से। ठीक है, तो वो उसकी कॉन्टैक्ट लिस्ट बन जाती है। तो उसी तरह से टैली में लेजर होता है, यानी कि कॉन्टैक्ट लिस्ट होती है, नंबर ऑफ लेजर्स होते हैं जिनको कि आप क्रिएट करते हैं। जैसे कि आप मोबाइल फ़ोन में कॉन्टैक्ट को ऐड करते हैं, यानी कि कॉन्टैक्ट लिस्ट बनाते हैं। ठीक है, अब जब देखिए, जब आप मोबाइल से कॉल करते हैं, ठीक है, मैं एक छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूँ, ये मतलब उससे कोई लेना देना नहीं है इसका, वजह से एक एग्जांपल दे रहा हूँ जिससे कि आपको थोड़ा सा समझने में आसानी रहे। तो जैसे हमें किसी को कॉल करना है, तो हम क्या करते हैं, हमें सिर्फ उसका नाम डालना है और हमें पता है कि भाई ये नंबर जो है, ये नाम उसका है, तो ये नंबर उसके नीचे नंबर है, ये उसी का होगा। ठीक है, तो हमने उस नाम पे क्लिक किया या उस पर टच किया और उसको कॉल लग जाता है। सेम इसी तरह से यहाँ पे क्या होता है, अगर हमने कोई एंट्री करनी है, ठीक है, चाहे हमने सेल करनी है, परचेज करनी है, या कोई किसी से पेमेंट लेनी है, पेमेंट देनी है, किसी भी तरह का लेन देन करना है, उसकी एंट्री टैली में बुक करनी है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, लेजर चाहिए होगा। तो लेजर देखो, जब टैली में एंट्री लेवल में जाएंगे तब मैं आपको थोड़ा सा और डिटेल में बताऊंगा, लेकिन यहाँ पे हम लेजर की बात कर रहे हैं तो सिर्फ लेजर के बारे में ही समझते हैं। ठीक है, तो लेजर कैसे बनाना है, तो लेजर में देखिए, गेटवे ऑफ टैली में आपने क्या करना है, गेटवे ऑफ टैली में सबसे पहला ऑप्शन आता है आपका लेजर्स। देखिए यहाँ पे जो ये ऑप्शन आपको दिख रहे हैं ना, मास्टर है, ये आपका हेडर है मास्टर, और मास्टर के नीचे है क्रिएट, अल्टर और चार्ट ऑफ अकाउंट। तो चार्ट ऑफ अकाउंट के बारे में तब समझेंगे, पहले हम क्रिएट और अल्टर के बारे में समझ लेते हैं। तो जितने भी हमारे लेजर्स क्रिएट होंगे, या जितने भी हमारे स्टॉक आइटम क्रिएट होंगे, स्टॉक ग्रुप क्रिएट होंगे या नॉर्मल ग्रुप क्रिएट होंगे, तो उसको हमें क्रिएट से ही यहाँ से अंदर जाके, यानी कि इस पर एंटर करके हमें क्रिएट करना पड़ेगा। तो अभी ऑप्शन आपको अभी आगे दिखेंगे। तो इसका शॉर्टकट कमांड भी होता है, जब कोई आप एंट्री कर रहे हैं तो वहीं से आप शॉर्टकट कमांड भी आपको बताऊंगा जब हम एंट्री लेवल पे चलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जब हम क्रिएट करेंगे, लेजर को क्रिएट करेंगे, तो लेजर को क्रिएट करने के लिए हमें क्रिएट पे एंटर करना पड़ेगा। अब क्रिएट पे एंटर करते ही हमारे पास यहाँ पे इतने सारे ऑप्शंस आ जाते हैं। तो इसका मतलब ये है कि भाई इनमें से चूज करें कि आपको क्रिएट क्या करना है। आपने नॉर्मल अकाउंटिंग ग्रुप क्रिएट करना है, या स्टॉक लेजर क्रिएट करना है, या करेंसी क्रिएट करनी है, वाउचर टाइप क्रिएट करना है, तो या आपने स्टॉक आइटम क्रिएट करना है, स्टॉक ग्रुप क्रिएट करना है, स्टॉक कैटेगरी क्रिएट करना है, तो क्या क्रिएट करना है, तो वो आप यहाँ से जो है चूज कर सकते हैं। तो जैसे कि हम अभी सीख रहे हैं कि लेजर क्रिएट करना है, तो लेजर देखिए यहाँ पे हम लेजर पे एंटर करेंगे। तो लेजर पे एंटर करेंगे तो ये जो स्क्रीन हमारी ओपन होगी, ये होगी हमारी लेजर क्रिएशन। देखिए यहाँ पे लिखा भी है लेजर क्रिएशन। तो अब हमें यहाँ पे लेजर क्रिएट करना है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे देखिए, जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, जिस स्क्रीन पे भी आप हैं, तो वहाँ पे आपको उस स्क्रीन का कॉन्फ़िगरेशन बटन मिल जाता है। मतलब इस स्क्रीन पे क्या क्या ऑप्शन आपने इनेबल करने हैं, क्या क्या नहीं करने हैं, जो आपको यहाँ पे नहीं दिख रहे हैं उनको आप इनेबल कर सकते हैं F12 के फीचर से, और जिसको जो नहीं चाहिए आपको अननेसेसरी आपको यहाँ पे दिख रहा है, तो उसको आप F12 से आप यहाँ पे डिसेबल कर सकते हैं। तो अभी मैं यहाँ पे F12 में जाता हूँ और यहाँ पे बहुत सारे फीचर्स हैं जिसको कि मैं इनेबल कर देता हूँ, यानी कि मैं सारे फीचर्स इनेबल कर देता हूँ ताकि मैं आपको सबके बारे में आपको बताऊँ। ठीक है, ये हो गया, सारे ऑप्शन हम यहाँ पे यस कर देते हैं ताकि हर एक के बारे में आपको समझ में आ जाए।
तो ये सारे ऑप्शन मैंने यहाँ पे लगभग इनेबल कर दिए हैं। ठीक है, सारे ऑप्शन हमारे इनेबल हो गए। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें यहाँ पे लेजर क्रिएट करना है। अब मान लिया जाए एक लेजर है हमारा जिसको कि हमने सेल करना है, या कुछ भी आप कह सकते हैं जिसको कि हमने सेल करना है। ठीक है, या किसी का भी आप एक लेजर बना रहे हैं, तो जैसे कि हमने बना दिया राम सिंह एंड कंपनी। ठीक है, मान लीजिए हमारा डेटर है और ये हमारा, हमने इसको लेजर बना दिया। अब ये नेम है, आपको फर्स्ट ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पे नेम। तो नेम क्या है, ये लेजर का नेम है। जैसे कि आप फ़ोन पे कॉन्टैक्ट लिस्ट बनाते हैं उसके नाम से, तो ये कंपनी के नाम से आप यहाँ पे उसका नेम यहाँ पे डाल देंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जब हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे आप मल्टीपल एलियास तो आप डाल ही सकते हैं। जैसे कि राम हो गया, उसका कोई दूसरा निक नेम है वो भी आप यहाँ पे डाल सकते हैं, जिससे कि आपको सर्च करने में आसानी रहे। उसके बाद आ जाते हैं, नेक्स्ट ऑप्शन आता है लैंग्वेज। तो लैंग्वेज का मतलब क्या है कि भाई आप चाहें तो, जैसे कि हमने इंग्लिश में तो ये बना ही दिया। ठीक है, तो आप चाहें जिस लैंग्वेज में आप चाहते हैं तो उस लैंग्वेज में भी आप यहाँ पे जो है वो लेजर बना सकते हैं, उस लैंग्वेज में आपका लेजर क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, तो अभी हमारा जो है वो नॉर्मल इंग्लिश में है। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको नॉट एप्लीकेबल रखते हैं और इसको एंटर करते हैं। अब डिस्क्रिप्शन हो गया कि उस पर्टिकुलर लेजर की कोई डिस्क्रिप्शन अगर आप डालना चाहते हैं, जो कि जब भी आप उसके लेजर को देखें, यानी कि लेजर को अल्टर करें, तो आपको यहाँ पे दिखता रहेगा कि कुछ नोट्स डालना है, कुछ रिमार्क्स डालना है, तो आप यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में उसकी डिस्क्रिप्शन डाल सकते हैं। ठीक है, कुछ भी उसके बारे में जो कि आप चाहते हैं कि भाई ये हमें हमेशा आइडेंटिफिकेशन के लिए हमें याद रहना चाहिए, या जब भी हम उसका लेजर देखें तो हमें याद रहना चाहिए, तो यहाँ पर आप जो है उसका डिस्क्रिप्शन डाल सकते हैं। ऐसे ही जैसे डिस्क्रिप्शन है, ऐसे उसका नोट्स भी डाल सकते हैं। जिस तरह का भी आप चाहते हैं वो आप यहाँ पे नोट्स लिख सकते हैं, जो कि हमेशा यहाँ पे सेव रहेगा। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद यहाँ पे आता है आपका अंडर। तो अंडर में क्या आता है, अंडर में आपके पास जो है यहाँ पे इतने सारे ग्रुप्स होते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे टोटल जो ग्रुप आपको यहाँ पे शो होते हैं 30 से 35 ग्रुप यहाँ पे शो होते हैं, और आप अलग ग्रुप और ग्रुप भी बना सकते हैं, यहाँ पे सब ग्रुप बना सकते हैं। तो इन ग्रुप के बारे में लेजर के बाद समझेंगे। पहले हम लेजर क्रिएट करना समझ लेते हैं, क्योंकि जब इसका हम हायरार्की बनाएंगे, हायरार्की मतलब जैसे कि हमारे डेटर्स हो गए, डेटर्स में हमें ग्रुपिंग कैसे करनी है, जो क्रेडिटर्स हैं क्रेडिटर्स में हमें ग्रुपिंग कैसे करनी है, जो हमारे एक्सपेंसेस है उस पर ग्रुपिंग कैसे करनी है, तो वो हम अभी इसके बाद समझेंगे। क्योंकि जब तक मैं आपको लेजर के बारे में नहीं समझाऊंगा तब तक आपको ग्रुप के बारे में समझ नहीं आएगा। ठीक है, तो जैसे राम सिंह एंड कंपनी है, इसको हमें क्या करना है, हमें इसको सेल करना है। ठीक है, सेल के लिए बना रहे हैं, यानी कि ये हमारा डेटर है, संडी डेबिटर। ठीक है, तो संडी डेबिटर कौन होता है, जो देनदार होता है, जिससे कि हमें पैसे लेने होते हैं, जिसको कि हम माल देते हैं, सेल करते हैं और वो हमें पैसे देता है, तो वो हो गया संडी डेबिटर। और जिससे हम परचेज करते हैं, जिसको कि हमने पैसे देने हैं, तो वो होता है हमारा संडी क्रेडिटर। ठीक है, संडी डेबिटर कौन होता है, जिसको हम सेल कर रहे हैं, जिसने हमें पैसे देने हैं। ठीक है, और क्रेडिटर कौन होता है, जिसको हमने पैसे देने हैं, जिससे हम परचेज कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे कंफ्यूज मत होना डेबिटर और, यहाँ पे कंफ्यूज मत होना डेबिटर और क्रेडिटर में। तो डेबिटर का मतलब है जिसको हम सेल कर रहे हैं, जिसने हमें पैसे देने हैं, और क्रेडिटर का मतलब है जिसको हमने पैसे देने हैं या जिससे कि हम परचेज कर रहे हैं। ठीक है, सिंपल है। तो ये दो अभी आप समझ लीजिए, संडी डेटर और क्रेडिटर। वैसे मैं आपको सारे यहाँ पे समझाऊंगा, जितने भी ग्रुप हैं किसका क्या मतलब होता है, वो सारे मैं आपको आगे जाके समझाने वाला हूँ। तो जिसको हम सेल करें, तो ये राम सिंह एंड कंपनी जो हमने बनाई, इसको हम सेल करेंगे, तो किसके अंडर में इसको टैग करेंगे, इसको टैग करेंगे संडी डेटर के, संडी डेबिटर के। तो यहाँ पे जैसे आप टाइप करेंगे, जैसे ये आपके पास लिस्ट आ रही है यहाँ पे, तो आप चाहें तो इसको चूज़ करने के लिए या तो एरो से अप्स एंड डाउन्स कर सकते हैं और उस पर एंटर कर सकते हैं, या फिर आप यहाँ पे इस लिस्ट से शॉर्ट करने के लिए, शॉर्ट लिस्ट करने के लिए यहाँ पे टाइप कर सकते हैं, जैसे कि संडी डेबिटर। ठीक है, तो संडी डेबिटर यानी कि जिसको कि हम सेल कर रहे हैं, तो ये हमारा संडी डेबिटर हो गया। अब क्या होता है, सबमिट, जो देखिए यहाँ पे जो जितने भी ग्रुप है ना, ये बाय डिफ़ॉल्ट आपको टैली में मिल जाएंगे। 30 से 35 ग्रुप ऐसे हैं जो कि एक अकाउंटिंग के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं, बगैर इनके आप अकाउंटिंग नहीं कर सकते हैं। मतलब ये
जो है बैलेंस शीट का पार्ट होते हैं, या ऑडिटिंग का पार्ट होते हैं, या प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट होते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट का पार्ट होते हैं, ठीक है। तो क्योंकि जो भी आप लेजर बना रहे हैं वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी जगह को हिट तो करेगा, ठीक है, चाहे वो आपके बैलेंस शीट को हिट कर रहा है, या आपके प्रॉफिट एंड लॉस को हिट कर रहा है, या ट्रेडिंग अकाउंट को हिट कर रहा है, तो कहीं ना कहीं हिट कर रहा है। तो वहाँ पे आपके सारे लेजर के नेम तो नहीं आ सकते ना, तो वहाँ पे इन सबको इकट्ठा करके, यानी कि जो ग्रुप है, ग्रुप जैसे कि एक ग्रुप के अंदर आपने 50 लेजर बना दिए, ठीक है, यानी कि 50 लेजर को एक ग्रुप के अंदर में टैग कर दिया, ठीक है। तो वो क्या करेगा, उस पर्टिकुलर ग्रुप का जो है उस पर्टिकुलर रिपोर्ट में वहाँ पे वैल्यू शो करेगा, ठीक है। तो ये जब हम आगे जाएंगे तो हम डिटेल में समझेंगे। तो फिलहाल हमने इसको यहाँ पे सन्डी डेबिटर में यहाँ पे जो है टैग कर दिया। उसके बाद मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल, तो इसका मतलब क्या होता है? तो मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल का मतलब होता है कि क्या आप इस लेजर का या इस पार्टी का, इस लेजर का जो बिल बनाओगे, जैसे कि आपने सेल बिल बनाया या परचेज बिल बनाया, या आपने इससे पेमेंट लिया, रिसीट की एंट्री की या पेमेंट की एंट्री की, कुछ भी एंट्री की, तो क्या उसका एक ट्रैक रखना चाहते हैं, ठीक है। तो मतलब जैसे कि आपका एक बिल बन गया, 1 नंबर बिल बन गया, 2 नंबर बिल बन गया, 3 नंबर बिल बन गया, तो उसका एक आपको एक रिपोर्ट भी मिलती रहेगी। या जब उसकी जो पेमेंट आएगी, जैसे कि इसको हम सेल करेंगे तो इसकी जो पेमेंट आएगी तो उसको हम क्रॉस कर देंगे, जैसे कि रिकनसाइल कर देंगे कि भाई ये पेमेंट कौन से बिल के अगेंस्ट में आ रही है, तो उसको बोलते हैं टैली की लैंग्वेज में मेंटेन बिल बाय बिल, ठीक है, कि ये बिल भाई ये बिल हमने काटा था, इसकी इस बिल की पेमेंट आ गई, ये दूसरा बिल काटा था, ये 4 बिल की पेमेंट एक साथ आ गई, तो उन सबको टैग करना। साथ ही साथ उसकी जो रिपोर्ट्स बनती हैं वो भी मैं उसके बारे में आपको बताऊंगा। तो जब आप इसको टैग करेंगे तो उसकी रिपोर्ट अलग से बनती है, आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट, तो उसके बारे में हम आगे सीखेंगे। तो अगर आपने इसको मेंटेन बिल बाय बिल करना है तो यहाँ पे आपको इसको यस करना पड़ेगा, अदरवाइज इसको नो रख सकते हैं, ठीक है। तो अगर हमने इसको सेल बिल काटने हैं तो भाई इसको हमने मेंटेन बिल बाय बिल भी करना है, तो उसको हम यहाँ पे यस रखेंगे। अब आ जाता है डिफ़ॉल्ट क्रेडिट पीरियड। अब इसका मतलब क्या है? डिफ़ॉल्ट क्रेडिट पीरियड का मतलब क्या है कि आप इस पर्टिकुलर कंपनी को, या यानी कि पर्टिकुलर लेजर को, या जो आपका डेटर है राम सिंह एंड कंपनी, इसको क्रेडिट कितना देना चाहते हैं, अमाउंट का क्रेडिट कितना देना। क्रेडिट का मतलब क्या होता है? उधारी, ठीक है, उधारी कितना देना चाहते हैं। जैसे कि आपने बोला कि भाई आपने राम सिंह एंड कंपनी से आपकी बात हुई और उसके साथ जो आपकी टर्म्स एंड कंडीशन सेट हुई, तो आपने कहा भाई मैं आपको माल तो दे रहा हूँ, यानी कि आपको गुड्स तो आपको दे रहा हूँ उधारी पे, लेकिन आपको जो है 30 दिन के अंदर या 10 दिन के अंदर या 15 दिन के अंदर आपको उधारी देनी पड़ेगी। तो मान लीजिए इसके साथ जो हमारा उधारी का जो पीरियड है वो हमारा 30 दिन है, तो हमने यहाँ पे 30 डेज़ डाल दिए, ठीक है, क्योंकि ये आगे आपको बहुत काम आएगा जब आप इसका बिल एंट्री करेंगे, जब एडवांस लेवल में हम जाएंगे, जब हम आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट देखेंगे, या हम उसका बिल वाइज डिटेल देखेंगे, तो वहाँ पे हमें बहुत ये काम आने वाला है और यहीं से ही वो रिपोर्ट जनरेट होगी, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्रेडिट यानी कि उधारी के डेज कितने डाल दिए? हमने डाल दिए 30 दिन, ठीक है। अब चेक फॉर क्रेडिट डेज ड्यूरिंग वाउचर एंट्री, तो जब भी हम कोई इसकी इस लेजर की या इस पार्टी की एंट्री करेंगे, यानी कि सेल बिल बनाएंगे या किसी भी तरह की कोई एंट्री करेंगे, तो क्या वहाँ पे टैली उसको चेक करेगा या नहीं करेगा? तो यहाँ पे हम इसको यस करते हैं कि हाँ भाई, जब भी हम इस पर्टिकुलर लेजर का जो ट्रांजेक्शन करेंगे तो वहाँ पे इसके डेज़ को या इसकी लिमिट को चेक किया जाए, तो इसको हम यहाँ पे यस रखेंगे। अब अगला जो ऑप्शन आता है वो आता है स्पेसिफाई क्रेडिट लिमिट। अब इस क्रेडिट लिमिट क्या होती है? क्रेडिट लिमिट भी उधारी होती है। अब क्रेडिट पीरियड का मतलब होता है कि कितने दिन की उधारी दे रहे हैं, और क्रेडिट लिमिट का मतलब होता है कि भाई कितने अमाउंट की उधारी दे रहे हैं। तो ऐसा तो है नहीं कि भाई आपका किसी से उधारी में बात हुआ तो उसने आपको 30 दिन के अंदर जो है आपने उसको 100 करोड़ का उधारी दे दिया, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। तो आपने उसके साथ क्या किया, एक मतलब टर्म्स सेट कर दिया कि भाई आपको 30 दिन की उधारी देंगे, लेकिन आपको 1 लाख तक का ही माल देंगे, इससे ऊपर का माल नहीं दे सकते, क्योंकि हो सकता है कि भाई कल को आप जो है पूरा माल लेके आप भाग जाओ,
आप पैसे ही ना दो, तो आपका एक बिजनेस सेटअप करने के लिए या आपके साथ लिंक बनाने के लिए हम आपको उधारी तो दे रहे हैं, लेकिन 30 दिन की उधारी दे रहे हैं। 30 दिन से के अंदर अंदर आपको पैसा हमें देना पड़ेगा, और जो उधारी दे रहे हैं वो हम आपको सिर्फ 1 लाख रुपए की उधारी दे रहे हैं, जो भी आपकी टर्म्स जो है सेट होती हैं। तो 1 लाख की उधारी देते हैं, ठीक है। तो मतलब 30 दिन के अंदर हम आपको 1 लाख से ऊपर का जो माल है वो हम उधार में आपको नहीं देंगे, 1 लाख तक का ही देंगे, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे सेट कर दिया, ठीक है। अब ये कहता है कि ट्रांजेक्शन्स, तो ट्रांजेक्शन के ऊपर जो है हमें सॉरी, ये दूसरा ऑप्शन जो यहाँ पे आता है, ये आता है ओवरराइड क्रेडिट लिमिट यूजिंग पोस्ट डेटेड। अब क्या होता है, पोस्ट डेटेड का मतलब क्या होता है कि भाई आपको किसी ने चेक दिया, आज की डेट में चेक दिया, लेकिन वो चेक दे दिया आपको 10 दिन बाद का, ठीक है, जो कि हम आगे डिटेल में समझेंगे इसको। लेकिन जब 10 दिन के बाद का चेक दिया तो क्या, अब जैसे कि ये राम सिंह एंड कंपनी है, ठीक है, आपने इसको 1 लाख रुपए का माल दे दिया, ठीक है, और वो इसने 10 दिन के अंदर ही आपसे 1 लाख रुपए का माल ले लिया। अब आपने कहा भाई आगे माल चाहिए तो पहले पैसा दे, तब जाके आपको आगे माल दूंगा। तो उसने क्या किया कि आपको पीडीसी दे दिया, यानी कि पोस्ट डेट चेक दे दिए, ठीक है, कि भाई ठीक है अभी तो 10 दिन हुए हैं, आप एक काम करो, आप 10 दिन बाद का एक 50,000 रुपये का चेक ले लो, ठीक है, और मेरे को 50,000 रुपये का माल और दे दो। तो इस केस में आप क्या कर सकते हैं, क्योंकि अगर आपने यहाँ पे 1 लाख रुपए लिमिट डाल दी और 30,000 रुपये का यहाँ पे आपने डेट्स डाल दिया, तो वो क्या करेगा कि इन दोनों में से जो भी जल्दी ख़त्म होगा, यानी कि या तो 30 दिन हो जाएंगे या 1 लाख रुपये हो जाएगा, तो वो क्या करेगा, एंट्री को वहाँ पे आपको करने नहीं देगा, ठीक है। कि आप वो कहेगा कि भाई ये जो है इसका 1 लाख रुपए एक्सीड हो गया या इसका 30 दिन से ज़्यादा हो गया, तो वो जो है उसको मैनेज करने के लिए अगर उसने आपको पोस्ट डेटेड चेक दे दिया, तो उस केस में क्या करेगा, आप इस ऑप्शन को यहाँ पे एनेबल कर सकते हैं, ओवर ड्यू क्रेडिट लिमिट यूजिंग पोस्ट डेटेड। तो ओवर ड्यू क्या होगा कि ये उसको आगे आपको उस एंट्री के बाद आपको मैसेज दे देगा कि भाई ये देखिए ये इसकी जो लिमिट है इतनी जा रही है और इसका जो पोस्ट डेटेड जो अमाउंट है वो इतना आ रखा है, तो ठीक है, तो इसको आप यहाँ पे एनेबल कर सकते हैं। अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे जो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पे कर्सर नहीं किया, यहाँ से डायरेक्टली इसने जंप कर दिया दूसरी साइड में, तो ये इन्वेंट्री वैल्यू आर इफेक्टेड पे कर्सर नहीं किया। तो इसका मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब ये इन्वेंट्री वैल्यू आर इफेक्टेड का मतलब ये होता है कि जो हमारे लेजर्स हैं, कुछ ऐसे लेजर्स हैं जैसे कि हमारे सेल्स के लेजर हैं, हमारे परचेज के लेजर हैं, तो वो जो है उन लेजर्स में हमें इन्वेंट्री वैल्यू आर इफेक्टेड एनेबल करना पड़ता है। लेकिन जो हमारे डेटर या क्रेडिटर के लेजर हैं उनमें हमें इन्वेंट्री वैल्यू इफेक्ट नहीं करना पड़ता, बल्कि मेंटेन बिल बाय बिल को इनेबल करना पड़ता है। तो एक लेजर में आप इन दोनों में से, यानी कि मेंटेन बिल बाय बिल या इन्वेंट्री वैल्यू आर इफेक्टेड, इन दोनों में से आप एक को ही इनेबल कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपने इसको डिसेबल करेंगे तभी जाके इसको इनेबल करेंगे, क्योंकि इनका जो वर्किंग है ना वो बिल्कुल अपोजिट है, ठीक है। इन्वेंट्री वैल्यू आर इफेक्टेड का मतलब है अगर आपने सेल्स के लेजर में या क्रेडिट के परचेज के लेजर में आपने इन्वेंट्री वैल्यू आर इफेक्टेड को इनेबल नहीं किया, तो जब आप एंट्री करेंगे तो जो लेजर आपने बनाया है तो और आप आइटम इनवाइज बना रहे हैं या आइटम का कोई एंट्री कर रहे हैं, तो वहाँ पे आपको वो लेजर शो नहीं करेगा अगर आप उसको यहाँ पे इन्वेंट्री वैल्यू आर इफेक्टेड को यस नहीं करते हैं। तो ये जब मैं एंट्री बताऊँगा तो वहाँ पर भी आपको इस चीज़ को नोटिस आपको करवाऊँगा कि इस ऑप्शन का इफेक्ट वहाँ पर कैसे पड़ा है, ठीक है। तो जो हम डेबिट और क्रेडिट का लेजर बना रहे हैं जिसमें कि हमें बिल बाय बिल मेंटेन करना है, तो उसमें हम इन्वेंट्री वैल्यू आर इफेक्टेड को नो ही रहने देंगे, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं अगले वाले पार्ट में। तो यहाँ पे क्या दिखा रहा है, यहाँ पे दिखा रहा है नेम। तो नेम क्या रखना चाहते हैं, अब मान लीजिए यहाँ पे आपने कुछ भी डाल दिया, राम सिंह एंड कंपनी डाल दिया। अब एक्चुअल में जो उसका बिल पे जो नेम प्रिंट होना है तो वो होना है राम सिंह एंड ब्रदर कंपनी, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैंने चेंज कर दिया। अब यहाँ पे होगा क्या, इसका होगा क्या, जब आपने ये लेजर बनाया राम सिंह एंड कंपनी, तो जो आपकी जो लेजर की लिस्ट है, यानी कि जो आपके जो लिस्ट में शो करेगा नाम, वो आपका ये शो करेगा, ठीक है, राम सिंह एंड कंपनी। लेकिन जो भी आप उसका डॉक्यूमेंट प्रिंट करेंगे, जैसे आपने सेल इनवाइस बना दिया, तो सेल इनवाइस में जो प्रिंट होगा वो इसका ये मेलिंग नेम यानी कि राम सिंह एंड ब्रदर कंपनी यहाँ पे प्रिंट होके आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे उसका एड्रेस आ गया। अब एड्रेस उसका कुछ भी हो सकता है, हम ऐसे ही डाल देते हैं
न्यू दिल्ली हमने डाल दिया। तो यहाँ पे जितना भी बड़ा आपका एड्रेस है वो आप यहाँ पे 2 3 4 लाइन में आप एड्रेस डाल सकते हैं। ठीक है, तो जैसे ये लाइन हो गया। अब जब एंटर करेंगे यहाँ पे कुछ अगर आप डाल दिया आपने, ठीक है, तो फिर आप जब आपकी ये लाइन पूरी होगी, जब एंटर करेंगे तो फिर आप यहाँ पे भी डाल सकते हैं। तो 2 3 लाइन में आप पूरा एड्रेस जो है यहाँ पे डाल सकते हैं। ठीक है, अब बात आती है कि भाई यहाँ पे कॉपी की और पेस्ट हो सकता है। हाँ बिल्कुल, कॉपी एंड पेस्ट हो सकता है नॉर्मल, जैसे कि आप एक्सेल या किसी दूसरे डॉक्यूमेंट में करते हैं वैसे ही कहीं से भी आपने कॉपी किया Ctrl+C से और यहाँ पे Ctrl+V से आप पेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, और अगर टैली से कॉपी करना है तो Ctrl+C से कॉपी कर सकते हैं, और विंडो में यानी कि कहीं भी किसी डॉक्यूमेंट में पेस्ट करना है तो Alt+V से Ctrl+V से पेस्ट कर सकते हैं, सिंपल। उसके बाद आ जाता है कि भाई जो ये राम सिंह एंड कंपनी है या राम सिंह एंड ब्रदर एंड कंपनी है, ये कौन से स्टेट में है। ठीक है, तो मान लीजिए ये हमारी लोकल है यानी कि दिल्ली में है। उसके बाद कंट्री ऑटोमेटिकली ले लेगा यहाँ पे। इसका पिन कोड क्या है, दिल्ली में है तो इसका पिन कोड क्या है 110001 मान लीजिए, हमने यहाँ पे डाल दिया। अब यहाँ पे आता है प्राइमरी मोबाइल नंबर। अब प्राइमरी मोबाइल नंबर क्या होता है? प्राइमरी मोबाइल नंबर का मतलब है कि जो उसका कॉन्टैक्ट नंबर है। ठीक है, तो मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये इसका मोबाइल नंबर है। अब ये बता रहा है कि प्रोवाइड मल्टीपल मोबाइल नंबर्स। ठीक है, एक नंबर तो ये हो गया, क्या दूसरा कोई और नंबर भी है? तो उसको जैसे आप यस करेंगे तो यहाँ पे बताएगा भाई प्राइमरी तो ये हो गया। अब सेकेंड हो गया, सेकेंड नंबर हो गया, ये नंबर इसका सेकेंड हो गया। थर्ड फोर्थ फिफ्थ जो भी हैं वो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे बता रहा है डिफ़ॉल्ट व्हाट्सएप नंबर। अब जैसे कि आपको पता है कि टैली प्राइम 4.0 में व्हाट्सएप आप जो है टैली से कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आप उस नंबर को चूज़ कर सकते हैं जिसको कि डिफ़ॉल्ट में जिस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज जाए। ठीक है, तो व्हाट्सएप की सेटिंग कैसे करनी है ये हम अभी आगे आपको बताएंगे जब व्हाट्सएप वाले चैप्टर में चलेंगे। तो यहाँ पे हमें लेजर क्रिएट कर रहे हैं तो यहाँ पे पूछ रहा है कि डिफ़ॉल्ट व्हाट्सएप नंबर कौन सा रखना है। तो यहाँ पे हमने कौन सा रखना है जिसपे कि हमें उसको व्हाट्सएप भेजना है। ठीक है, उसका व्हाट्सएप नंबर हमें यहाँ पे रखना है डिफ़ॉल्ट व्हाट्सएप नंबर में। ठीक है, तो मान लीजिए उसको हमने व्हाट्सएप करना है 9898 वाले नंबर, इस वाले कॉन्टैक्ट नंबर पे। प्रोवाइड कॉन्टैक्ट डिटेल्स, अब इसके अंदर भी क्या आती हैं, तो कुछ कॉन्टैक्ट डिटेल्स हमारी यहाँ पे जैसे नंबर आ गया, मल्टीपल नंबर हो गया और व्हाट्सअप नंबर हो गया। अब इस ऑप्शन को भी हम यहाँ पे यस करते हैं, प्रोवाइड कॉन्टैक्ट डिटेल्स को ये जैसे हम यस करेंगे तो यहाँ पे भाई उसके और भी डिटेल्स आ जाती हैं। तो यहाँ पे जैसे कि उसका नाम क्या है, वहाँ पे जो कॉन्टैक्ट पर्सन है उसका नाम क्या है, तो मिस्टर राम मान लीजिए वहाँ पे नेम है। और उसका लैंडलाइन नंबर क्या है, तो यहाँ पे जो भी उसकी कंपनी का लैंडलाइन नंबर है 011 और उसके बाद जो भी आपको उसका लैंडलाइन नंबर है वो डाल देंगे। अब यहाँ पे प्राइमरी नंबर क्या है, तो ये ऑटोमेटिकली जो अभी हमने डाला था ये उसने प्राइमरी नंबर ले लिया। फैक्स नंबर हो गया, यहाँ पे इसका मोबाइल नंबर हो गया, सॉरी जीमेल आईडी हो गया, वो भी आप डाल सकते हैं क्योंकि जब आपको टैली से डायरेक्ट मेल करनी है तो उसका ईमेल आईडी ऑटोमेटिकली मेल पे आ जाए, तो उसके लिए हमें यहाँ पे ईमेल आईडी यही डालनी पड़ेगी। ठीक है, जब हम उसको इनवाइस मेल करेंगे या कोई भी जो है डॉक्यूमेंट मेल करेंगे तो उसके लिए आपको लीजर प्रॉपर बनाना है, तभी जाके वो उसकी आगे की कॉन्फ़िगरेशन सही होगी। ठीक है, तो यहाँ पे CC मेल भी रख सकते हैं। तो यहाँ से राम मान लीजिए ये इसका जो है CC नंबर है। अगर उसकी कोई वेबसाइट है तो यहाँ पे आप वेबसाइट भी डाल सकते हैं। तो ये तो कॉन्टैक्ट डिटेल्स होगी, तो आप आपको पता ही कॉन्टैक्ट डिटेल्स में क्या क्या आता है। उसके बाद प्रोवाइड बैंक डिटेल। अब बैंक डिटेल किसके लिए होती है? बैंक डिटेल बहुत सारे लोग क्या करते हैं, बहुत सारी कंपनीज क्या करती हैं, जिस डेटर या क्रेडिटर के साथ जब भी कोई एग्रीमेंट करती हैं, ट्रांजेक्शन करती हैं, तो उसे उसकी बैंक डिटेल भी मंगवा देती हैं कि भाई इन फ्यूचर जो है आपको अगर कोई पेमेंट करना पड़े या आपकी कोई पेमेंट रिफंड करनी पड़े तो उसके लिए आपकी बैंक डिटेल हमारे पास होनी चाहिए। सिक्योरिटी के लिए किसी भी तरह से आप समझ लीजिए। तो यहाँ पे अगर उसकी बैंक डिटेल हमने अपने पास रखनी है तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है बैंकिंग डिटेल का, इसको यस करेंगे तो यहाँ पे हम उसकी डिटेल्स डाल सकते हैं, जैसे कि हम किस मोड में उसको पेमेंट करेंगे। जैसे कि हमने उसको बोला कि भाई हम तेरे को चेक देंगे, ठीक है, चेक अकाउंट पे वाला चेक देंगे। अब अकाउंट पे वाला चेक देंगे तो उसमें और भी डिटेलें भी आ जाती हैं, जैसे कि आप यहाँ पे F12 करेंगे। जैसे कि मैंने बताया जिस फील्ड में भी आप हैं उस फील्ड की कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए अगर कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा है तो आप वहाँ पे चेक कर लीजिए F12 की कॉन्फ़िगरेशन। तो इसको हम यहाँ पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे इस ऑप्शन को यस कर देते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे पूछ रहा है भाई प्राइमरी, उसका जो प्राइमरी आईडी है यानी कि प्राइमरी जो
रेफरेंस है क्या रहेगा। तो यहाँ पे ट्रांजैक्शन टाइप क्या रहेगा, हम उसको चेक देंगे, चाहे उसको पेमेंट करनी है या उसको रिफंड करना है किसी पेमेंट का, तो चेक के थ्रू देंगे। फेवरिंग नेम क्या रहेगा, अब वो कहता है कि भाई कंपनी कहती है कि भाई मेरे को राम सिंह एंड कंपनी के नाम से नहीं, राम सिंह एंड ब्रदर कंपनी के नाम से चाहिए, तो यहाँ पे आप वो डाल सकते हैं। अकाउंट पे चाहिए या कोई दूसरा मोड चाहिए, ठीक है, तो अकाउंट पे हमने यहाँ पे डाल दिया। अब दूसरा भी आप यहाँ पे मेथड यूज कर सकते हैं, जैसे कि हमने दूसरे मेथड में यहाँ पे डाल दिया भाई ट्रांसफ़र के थ्रू देंगे। तो ट्रांसफ़र के थ्रू हम क्या करेंगे भाई, ई फंड ट्रांसफ़र ले लेंगे। अब यहाँ पे उसकी कॉन्टैक्ट डिटेल डाल देंगे, मतलब बैंक डिटेल डाल देंगे कि भाई फेवरिंग नेम क्या है, उसका अकाउंट नंबर क्या है, उसका IFSC कोड क्या है, जैसे कि जो भी उसका जो है IFSC कोड है, बैंक कौन सा है, तो बैंक अभी आपको यहाँ पे बैंक नहीं दिख रहा है, तो बैंक आप यहाँ पे नॉर्मली न्यू बैंक डाल सकते हैं, जैसे कि HDFC बैंक। लेकिन अगर आप लाइसेंस वर्जन यूज़ कर रहे हैं किसी भी टैली का, ठीक है, किसी भी वर्जन का, तो आपको यहाँ पे सारी बैंक की लिस्ट यहाँ पे जो है आपको शो करेगी, ठीक है, जो कि मैं आपको आगे बैंक का लेजर जब बनाएंगे तब आपको बताएंगे, ठीक है। उसका स्विफ्ट कोड क्या है, ठीक है, बेनिफिशियरी कोड अगर उसका है तो यस कर सकते हैं, मतलब हमने कौन से बैंक से पेमेंट करनी है बेसिकली। तो अभी हमारा बैंक का लेजर तो बना नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे वो लेजर नहीं आ रहा है, तो हम किसी भी बैंक से कर सकते हैं, उसको हम यहाँ पे ऑल आइटम ले लेते हैं। कौन बेनिफिशियरी कोड क्या है उसका, ठीक है, तो डिफ़ॉल्ट किसको रखना है, इसको रखना है या ऊपर वाले को रखना है, प्राइमरी वाले को रखना है, तो हम इसको डिफ़ॉल्ट रख देते हैं, ठीक है। तो ऐसे जो भी जितनी भी बैंक डिटेल है उसकी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। अब हम आगे चलते हैं, ये हमारी बैंक डिटेल होगी। अब आता है आगे की बारी आती है, आगे हम ये सारी चीज़ें हमने डाल दी हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, तो आगे कौन सी चीज़ें आ रही है हमारी, टैक्स रजिस्ट्रेशन इन्फॉर्मेशन, ठीक है। अब नीचे आपको थोड़ा सा एक एक ऑप्शन करके दिखेगा, क्योंकि ये जो सारे ऑप्शन मैंने इनेबल कर दिए हैं, तो इसलिए वो आपको ऊपर नहीं दिख रहे हैं। तो अगर उसको ऊपर लाना है तो मेरे को इनमें से कुछ ऑप्शन जो है यहाँ से डिसेबल करने पड़ेंगे। तो चलो मैं इसको ऊपर ले आता हूँ। तो आपके अगर आपने सारे कुछ ऑप्शन इनेबल किए हैं, नीचे जा रहे हैं, तो आप इसको एंटर करके यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि भाई ये एंटर करके आगे चलता जाएगा। तो यहाँ पे हमने बैंक डिटेल तो उसकी डाल दी हैं। अब और ऑप्शन को यहाँ पे थोड़ा ऊपर लाने के लिए हम क्या करते हैं, कुछ ऑप्शंस को हम यहाँ पे नो कर देते हैं। इनके बारे में तो मैंने आपको बता ही दिया है, लेकिन इनको हम कुछ यहाँ पे नो कर देते हैं, जिससे कि आपको सारी चीज़ें विजिबल हो जाए। तो इसको हमने नो कर दिया। अब यहाँ पे देखिए ये सारे कुछ ऑप्शन यहाँ पे डिसेबल हो गए, तो ये ऑप्शन इसके थोड़ा सा ऊपर आ गए। बैंकिंग का हमने डाल दिया। तो टैक्स रजिस्ट्रेशन में हमने क्या करना है, टैक्स रजिस्ट्रेशन में यहाँ पे हमने इसका पैन नंबर डालना है, ठीक है। तो पैन नंबर जो भी इसका पैन नंबर है वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे पैन नंबर 10 डिजिट का होता है और वो भी एक यूनिक होता है, तो यहाँ पे एरर दे रहा है कि भाई ये सही पैन नंबर नहीं है, ठीक है। तो इसका सही पैन नंबर आप डालिए। अब रजिस्ट्रेशन टाइप में क्या आता है, GST रजिस्ट्रेशन टाइप है ये। रजिस्ट्रेशन टाइप में यहाँ पे दिखाइए, कंपोजिशन डीलर है, रेगुलर डीलर है या अनरजिस्टर्ड डीलर है। तो कंपोजिशन डीलर का मतलब क्या हो गया, जैसे कि मैंने GST रजिस्ट्रेशन के टाइम पर आपको बताया था। तो जब आप इससे पूछेंगे, राम सिंह एंड कंपनी से पूछेंगे, तो वो आपको बता देगा मेरा रजिस्ट्रेशन टाइप कैसा है, ठीक है। तो उसको हम रेगुलर ले लेते हैं। रेगुलर का मतलब है जो कि इनपुट टैक्स क्रेडिट ले सकता है और आगे टैक्स भी काट सकता है, ठीक है। उसके बाद हो गया SSC ऑफ अदर टेरिटरी। जैसे कि मैंने आपको बताया कि अदर टेरिटरी में 4-5 जो स्टेट हैं वो अदर टेरिटरी में आते हैं। तो क्या ये वहाँ से बिलोंग करता है, तो ये दिल्ली से बिलोंग करता है, अदर टेरिटरी से बिलोंग नहीं करता है, इसको हम यहाँ पे नो रखेंगे। उसके बाद उसका GST नंबर, जो भी उसका GST नंबर है वो आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा, जो कि यूनिक होता है, 15 डिजिट का होता है, वो आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा, ठीक है। सेट ऑल्टर GST डिटेल, तो इसके बारे में भी हम यहाँ पे समझ लेते हैं कि इसके अंदर क्या फीचर्स आते हैं। तो इसको हम यहाँ पे इनेबल करते हैं और इनेबल करने के बाद यहाँ पे पूछता है कि भाई इसका सप्लाई प्लेस ऑफ सप्लाई फॉर आउटवर्ड के लिए क्या है। अब ये पार्टी ऐसी भी हो सकती है जैसे दिल्ली में है, लेकिन इसकी जो सप्लाई है ना, वो सप्लाई दूसरी स्टेट में जाती है या दूसरे लोकेशन पे जाती हैं। तो यहाँ पे आप इसका प्लेस ऑफ सप्लाई यहीं पे सेट कर सकते हैं। जैसे कि इसका हरियाणा में जाता है, मान लीजिए दिल्ली की कंपनी है लेकिन हरियाणा में इसका प्लेस ऑफ सप्लाई है, हरियाणा हो गया। अब इतनी चीज़ें आपको यहाँ पे डालना होता है। तो ये रिकन्सिलेशन के लिए है। इन डॉक्यूमेंट नंबर में रिकन्सिलेशन दिखेगा या नहीं दिखेगा, वो आप यहाँ पे एप्लीकेबल फ्रॉम करके सुफिक्स और प्रीफिक्स डाल सकते हैं। जैसे कि आपने यहाँ पे डाल दिया 1 अप्रैल 23 डाल दिया, और इसका सुफिक्स क्या होना चाहिए, आपने कहा भाई इसके डॉक्यूमेंट नंबर में राम लिखा आना चाहिए, ठीक है।
और आगे सुफिक्स में प्रीफिक्स में क्या आना चाहिए, राम कंपनी आना चाहिए या राम ब्रदर आना चाहिए। तो ये आपको वहाँ पे दिखाएगा। इसके अलावा और भी कुछ चाहिए तो वो भी आप यहाँ पे ले सकते हैं, ठीक है, मल्टीपल ऐड कर सकते हैं। उसके बाद हो गया उसका ओपनिंग बैलेंस। अब ओपनिंग बैलेंस क्या होता है, ओपनिंग बैलेंस मान लीजिए आपकी कंपनी जो है टैली स्टार्ट नहीं कर रही थी आज की डेट तक या 1 अप्रैल तक, ठीक है, आपने टैली में काम करना स्टार्ट किया 1 अप्रैल से। अब 1 अप्रैल से पहले उसका जो बैलेंस है या उसका जो अकाउंट है वो किसी ना दूसरी सॉफ्टवेयर में रहा होगा या एक्सेल में रहा होगा या किसी मैनुअल बुक में रहा होगा। तो उसका जो ओपनिंग बैलेंस क्या है 1 अप्रैल 23 को, डेबिट बैलेंस है या क्रेडिट बैलेंस है, ठीक है, लेनदारी है या देनदारी है, वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं ताकि आगे जब इसकी एंट्रीज होंगी पूरी एंट्रीज आप प्रॉपर करेंगे तो इसका जो लेजर है प्रॉपर आपको बैलेंस दिखाए, ठीक है। तो यहाँ पे इसका ओपनिंग बैलेंस डाल सकते हैं। जैसे कि हमारी कंपनी कब से स्टार्ट है, 1 अप्रैल 2023 से, तो आपको ये 1 अप्रैल 2023 को इसका ओपनिंग कितना है, मान लीजिए 1 लाख रुपये है, ठीक है, 1 लाख रुपये ओपनिंग है, वो भी क्या है, डेबिट बैलेंस है, यानी कि इसने हमें देना है, ठीक है। यहाँ पे आप डेबिट और क्रेडिट थोड़ा सा समझ लीजिए, डेबिट और क्रेडिट क्या होता है। डेबिट और क्रेडिट के 3 रूल होते हैं, तो वो 3 रूल अपनी जगह। यहाँ पे आप सिंपल भाषा में समझ लीजिए कि डेबिट और क्रेडिट क्या होता है। डेबिट का मतलब होता है कि किसी को देना, ठीक है, मान लीजिए आपने मुझे 10,000 रुपये दिए, तो आपका मतलब है कि आपने 10,000 रुपये मेरी तरफ डेबिट कर दिए, ठीक है, क्योंकि आपने मुझे दिए और फिर मैंने आपको वापस देने हैं, तो वो मेरे पास उधारी है। तो आपने जब अपने अकाउंट में एंट्री की तो आपने कैश दिया या बैंक दिया, तो आपने क्या कर दिया कि भाई कैश अपने यहाँ पे आपके यहाँ आपने मुझे कैश दिया, ठीक है, तो आपका कैश तो क्रेडिट हो गया, यानी कि कम हुआ, कम का मतलब हो गया क्रेडिट, तो आपका कैश क्रेडिट और डेबिट क्या होगा, डेबिट होगा मेरा अकाउंट, ठीक है। तो ये सिंपल है, इसमें आप कंफ्यूज मत होना, डेबिटर और क्रेडिटर में और डेबिट और क्रेडिट में, ठीक है। अकाउंटिंग में इसके ऊपर तो पूरा का पूरा जो है चैप्टर बना हुआ है, आपको सारी जगह यही देखने को मिलेगा और इसमें बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं। तो सिंपल सी लैंग्वेज में आप समझ लीजिए, डेबिटर और क्रेडिटर किसको कहते हैं, डेबिटर और क्रेडिटर का डेबिट और क्रेडिट से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। डेबिटर का मतलब होता है लेनदार, ठीक है, रिसीवेबल, लेनदार, जैसे कि हमने पैसा लेना है वो हो गया हमारा डेबिटर। और क्रेडिटर कौन है, जिसको कि हमने पैसा देना है, यानी कि पेबल। सिंपल है, डेबिट का मतलब है जिससे कि हमने पैसा देना है, जिसने हमारी उधारी देनी है। क्रेडिटर का मतलब है जिसकी हम पे उधारी है, हमने जिसको पैसा देना है। डेबिटर और क्रेडिटर, ठीक है। अब डेबिट और क्रेडिट क्या होता है, डेबिट का मतलब हो गया जो चीज़ डेबिट हो रही है, जैसे कि आपने मुझे पैसा दिया तो आपने क्या कर दिया, मेरे अकाउंट को यानी कि मुझे डेबिट कर दिया, क्योंकि पैसा मेरे पास आया है तो मेरे को डेबिट कर दिया। आप क्रेडिट क्या होगा, आपका कैश या बैंक, आपने बैंक से दिया तो बैंक क्रेडिट होगा, आपने कैश दिया तो कैश क्रेडिट होगा, जो कम हुआ वो क्रेडिट, जो बढ़ा वो डेबिट, सीधी सी बात ही है, ठीक है। तो ये डेबिटर है, यानी कि डेबिट बैलेंस है, तो डेबिट बैलेंस का मतलब है कि ये इसने हमें देना है, यानी कि ये आप राम सिंह एंड कंपनी ने आपको देना है, यानी कि 1 लाख रुपए की आपकी उधारी है, डेबिट बैलेंस है राम सिंह के ऊपर, ठीक है, 1 अप्रैल 2023 को। बस इतना हो गया। अब यहाँ पे आपका जो इसके बाद जब आप एंटर करेंगे तो एक विंडो आपके पास और खुल जाती है, बिल वाइज ब्रेकअप। तो बिल वाइज ब्रेकअप का मतलब क्या है कि जो 1 लाख रुपए देना है उसका आप बिल वाइज डाल सकते हैं, जैसे कि 31/3/2023 को इसका 1 लाख रुपए का बिल था, जैसे कि बिल नंबर हो गया 0001, ठीक है, ये बिल नंबर था जिसकी ड्यू डेट 31 तारीख थी और अमाउंट था 1 लाख रुपए का, ठीक है। तो ये डेबिट बैलेंस हो गया। तो जब हम इसकी कुछ एंट्री करेंगे, जब हम इसकी रिसीट की एंट्री करेंगे तो वहाँ पे हमें ये नंबर शो करेगा, ठीक है। तो ये बिल वाइज हो गया हमारा। अब इसके अलावा और भी बिल हैं, जैसे कि ये 50,000 का था तो यहाँ पे आप 50,000 रुपये डाल देंगे, ठीक है। अब 50,000 रुपये दूसरे का बिल था, यानी कि 2 बिल कटे थे, 1 मार्च को तो 0002 और 31 मार्च का 50,000, ठीक है। तो ये बिल वाइज हो गया कि जब आप इसकी पेमेंट करेंगे तो हम वहाँ पे टैग कर सकते हैं कि भाई कौन से बिल के अगेंस्ट में हमारी पेमेंट आ रही है, ठीक है। तो ये हो गया, ये हमारा डेबिटर का लेजर क्रिएट हो गया। तो हमने
लेजर में सारी चीज़ें समझ ली कि बिल वाइज मेंटेन क्या होता है, डेबिटर क्या होता है, डेबिट बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट बैलेंस क्या होता है, लेजर बनाने के टाइम पे कौन कौन से डिटेल कहाँ पे कैसे कैसे हमें डालनी है, तो वो सारी चीज़ें हमने यहाँ पे समझ ली हैं। अब जैसे डेबिट का लेजर बनता है, ऐसे आप क्रेडिटर जैसे डेबिटर का लेजर आपने बनाया, ऐसे ही आप क्रेडिटर का लेजर भी आराम से बना सकते हैं। यही सारी चीज़ें वहाँ पे भी डालनी पड़ेंगी, ठीक है। तो आज हमने डेबिटर का लेजर समझा और सेम ऐसे ही आपका क्रेडिटर का लेजर भी बनेगा, ठीक है। अब बात आती है कि भाई बैंक का लेजर कैसे बनेगा, सेल्स का लेजर कैसे बनेगा, परचेज का लेजर कैसे बनेगा, CGST, HST, IGST के लेजर कैसे बनेंगे, तो वो सब भी हम जो है आगे सीखने वाले हैं। क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, तो इसमें हमने सिर्फ एक ही चीज़ सीखा है, जिसमें कि हमने एक डेबिटर का लेजर बनाया है, जिसमें कि हमने सारी चीज़ें डिटेल में समझ ली हैं, ठीक है। तो अगली क्लास में हम क्या सीखने वाले हैं, क्रेडिटर का लेजर कैसे बनाना है, जिसमें कि हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि यही सारी चीज़ें वहाँ पे पूछेगा, ठीक है। तो एक सिंपल सा लेजर बनाएंगे, वो करके आपको दिखाना है। और उसके बाद हम जो फोकस करेंगे वो करेंगे बैंक के लेजर में, कि बैंक का लेजर कैसे बनाना है, वहाँ पे सारी डिटेल कैसे डालनी है। और जो हमारे सेल्स के लेजर है, सेल्स और परचेज और GST के लेजर है, उनमें हम ज़्यादा फोकस करेंगे, जो कि बहुत ही मेन है। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, साथ में अपनी नॉलेज को भी बढ़ाते रहिए। टाटा, बाय बाय।